वो तो कह रहे हैं कि हम निवेश लेकर आ रहे हैं और जो निवेश हम ला रहे हैं उससे रोजगार भी आ रहा है और लोग युवाओं को नौकरियां भी मिल रही हैं। निवेश कहाँ आया, कितना आया, 11 साल हो गए अब तो। ये सारी कागजी बातें हैं, इनके संगठन में भी कागज ही हैं। इनके अध्यक्ष थे जब मैं भी बीजेपी में था, तो एक पन्ना प्रमुख होता है ना, तो वो कहने लगे वीरेंद्र सिंह जी आपकी पार्टी में तो पहले ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ तो 3,24,000 पन्ना प्रमुख हैं। मैंने कहा भाई अगर इतने आपके पन्ना प्रमुख हैं तो आप तो यानी चुनाव में किसी पार्टी की परवाह नहीं करते। लेकिन मैंने कहा ये 3 लाख में से असली कितने हैं, कागज पे कितने हैं? वो कहने लगे छोड़ो असली नकली की क्या बात, 10% तो होंगे। ये नहीं 10% में खुश था वो, 30,000 तो हैं। तो जिस पार्टी की ये व्यवस्था हो और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करे, आज हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनका यानी छात्रों ने जो एक संगठन ने ये कहा है कि हमसे गैर इंसाफ़ी हो रही है और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ का जो वाइस चांसलर है उसका कहते हैं कि जो अन्याय उसने किया, अन्याय तो कई तरह के होते हैं, लेकिन अपने उनकी जो सिक्योरिटी से उससे बच्चों को पिटवाना और ये क्यों है? आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने रोज़गार की बात करी है। हरियाणा में 12 यूनिवर्सिटी हैं शायद जो सरकारी हैं, 12 के 12 में आरएसएस के आदमी वही वाइस चांसलर के लिए सबसे फिट है, दूसरे कोई लोग हैं नहीं, दूसरे कोई बुद्धिमान लोग नहीं हैं। तो इस तरह की व्यवस्था में मैं सही बता रहा हूँ, जिस दिन लोग ये मन बना लेंगे ना कि इनसे छुट्टी पाओ तो वह छुट्टी ही है। सर आप कह रहे हैं छुट्टी पाओ, लेकिन कितने कांग्रेस के ही लोग हैं जो अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अपने अभी राव इंद्रजीत की बात कर ली, यहाँ पर हमने देखा कि किरण चौधरी भी चली गई, धर्मवीर भी हैं। तो ऐसे करके क्या कारण है जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के अब बीजेपी ही तो अट्रैक्ट कर रही है? सर जा तो बीजेपी में ही रहे हैं। अट्रैक्ट बीजेपी नहीं कर रही, राज कर रहा है। उनको भी पता है। मैंने किरण चौधरी को खुद कहा, मैंने कहा बहन जी आप जब तक ठीक लगेगा आपका उपयोग करना तब तक करेंगे। हाँ भाई ये तो पता है। मैंने कहा फिर कहाँ जाओगे? कहने लगे फिर पता नहीं। ये सोच है जो जिनको आप कह रहे वो भी चले गए, वो भी चले गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज़गी का उनका कारण होगा, लेकिन उनका बीजेपी में जाने के बाद भी ये व्यू है कि जिस तरह का इनका सिस्टम है उस सिस्टम में मैंने कहा उपयोगिता के आधार पे ही अगर किसी की कदर होती है तो मैं तो उस राजनीतिक दल को कोई ज़्यादा ठीक नहीं मानता। सर लेकिन अगर अभी हाल ही में अगर आपने किरण चौधरी का बयान भी सुना हो तो सीधे तौर पर वही बात कहती आई है जो शायद पहले आप भी कहते थे कि एक व्यक्ति विशेष है, हुड्डा जी के हाथ में सब कुछ रहता है, कांग्रेस में किसी को उभरने का मौका नहीं दिया जाता। और यही नाराजगी किरण चौधरी की भी देखने को आई, जो तो अब तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर बोल रही हैं। आप देखो ना, आप इतनी समझदार हैं, पुरानी बात छोड़ो। अब राहुल गांधी ने जो बोल दिया वो हो रहा है, और मैं आपको दावे से कहता हूँ अगले 15 दिन 20 दिन में जो फर्स्ट स्टेज है फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट वो हो जाएगी। और उसके बाद जो एकाधिपत्य बोलते हैं ना, डिक्टेटरशिप, वो तब होती है जब उस पर चेक ना हो। तो अगर किसी भी दल में आपकी भी उतनी वक़्त है, मेरी भी उतनी है, उनकी भी उतनी है, तो वहाँ ठीक से मामला जमेगा। और राहुल गांधी जी इस बात को समझ चुके हैं कि ये तो जमाना है, तो इसी तरह जमेगा कि लोग ये कहें कि हाँ ये ठीक आदमी है। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले जो चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ करता था वो अब होगा हरियाणा में? अब आप समझ लें, सारी चेक एंड बैलेंस तो एक शब्द है। मैं ये कहता हूँ कि जब पार्टी में संगठन ही ना हो तो किसको चेक करोगे और किसका बैलेंस करेगी? सर आपको ये थोड़ा सा, क्योंकि आपने इतना टाइम गुजारा देखा,
हरियाणा में क्या गुटबाजी जिस तरीके से लगातार चलती आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है एक ऐसा लूप होल है जिसको अभी भी जिस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही गुटबाजी है जो शायद कांग्रेस को हरियाणा में उभरने नहीं दे रही है? नहीं, गुटबाजी की मैं संज्ञा नहीं देता इसको। क्यों नहीं देता कि कांग्रेस रूलिंग पार्टी रही है 55-60 साल, देश में भी और हमारे प्रदेश में भी रूलिंग पार्टी। मैं वीरेंद्र सिंह, मेरा 52-53 साल का चुनावी राजनीति का जीवन हो, मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ अच्छे कार्यकर्ता जुड़े हैं। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो मेरे कार्यकर्ताओं को उचित स्थान तो मैं दिलवाऊँ। उसके लिए मैं अगर अपनी आवाज़ उठाता हूँ तो उसको मैं गुटबंदी नहीं मानता। अभी ये नई पार्टी है जिसको राज का मज़ा लेते अभी 10 साल हुए हैं। जब इनके बच्चे जवान होंगे और जब वो कहेंगे कि इंसाफ करो हमारे माताओं पिताओं, आपने तो राजनीति में सब कुछ ले लिया, हमारा कुछ भी नहीं है। ये जो जिस परिवारवाद की बात करते हैं, आप ईमानदारी से बताइए, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर जाता है, हजारों आदमी उसके साथ चलते हैं, लाखों आदमी उसकी जहाँ रैली करता है वहाँ जाते हैं। अगर कोई साधारण आदमी चले, या जिस दिन कोई बीजेपी का भी, जिस दिन बीजेपी सत्ता में ना हो और उस दिन चलाना, वैसे तो ये जॉब वाले हैं तो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन कोई जिंदा रहे तो चला देना, देखना कितने का आदमी इनके साथ चलते हैं। परिवारवाद का मतलब सिर्फ यही नहीं है, परिवारवाद का मतलब ये भी है कि उनकी कुर्बानी तो भूल गए कि इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ और 10-10 साल जेल भी काटी इन्होंने। तो आप मान के चलो कि मैं कांग्रेस को इसलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो रही है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी है। अरे वीरेंद्र सिंह को और इंद्रजीत को तो आप तीसरी लाइन में कहो बैठ जाओ जाके, हमारे साथ लोग हैं, हम कैसे बैठ जाएं जाके। तो कांग्रेस में आप मानो ये बात कि जिन लोगों का अपना एक दौर है, उनके साथ लोग जुड़े हैं, उनको ठीक स्थान मिलने की कोशिश होती है। वो उसको गुटबाजी मैं नहीं मानता। चलिए, इसको गुटबाजी नहीं मानते, लेकिन सर अभी जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में पानी का विवाद हुआ, जल विवाद हुआ, अब यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो तो बढ़ चढ़कर आई सामने, फिर कांग्रेस से जैसे लोगों को, जनता को उम्मीद थी कि हाँ ये आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि इनेलो की तरफ से भी, जेपीपी की तरफ से भी बड़े बड़े बातें आई सामने, प्रदर्शन आए सामने। कांग्रेस सर कहाँ पे छड़ गई इसमें? फिर वही बात, संगठन हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप कोई भी मूवमेंट शुरू करोगे, कोई ताकत का मुजाहरा करोगे, तो आपके लोग आपसे जुड़े हुए तो आएंगे, वो किसी ना किसी रूप में, कोई कार्यकर्ता के रूप में, कोई सेक्रेटरी के रूप में, कोई खजांची के रूप में, कोई अध्यक्ष के रूप में। पर सर देर तो नहीं हो जाएगी ऐसे करके कि आप संगठन का इंतजार ही करते रहो और ये मुद्दे तो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो हाथ में लेती जा रही हैं? क्षेत्रीय पार्टियां तो हैं नहीं, आपने नाम तो ले दिया, अखबार में तो सब करते हैं। मुझे आप बताओ, क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा में कौन सी है? इनेलो है, जेजेपी है और बीएसपी है, आम पार्टी है, ये चार ही है ना। चारों पार्टियों का अस्तित्व का खतरा है। अस्तित्व का खतरा मतलब किसी भी राजनीतिक दल को इतना जरूर सम्मान मिलना चाहिए कि 4% वोट चुनाव में उनको मिल जाए तो उस पार्टी का अस्तित्व कायम है। तो हालात बिगड़े हुए हैं, पार्टियों का जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका कोई औचित्य रहा नहीं। इसीलिए हु विल फाइट अगेंस्ट बीजेपी? ओनली कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। सर कल एक बड़ा फैसला आया सामने, देखने को मिला कि भाई जो टोल टैक्स है, यहाँ पे देखा नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि आप ये 3000 के पास बनाए या तो अपनी 200 ट्रिप्स पूरी कर ले। हरियाणा में कई ऐसे टोल टैक्स हम देखते हैं सब है, तो आप इस फैसले को या इस कदम को, इस घोषणा को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, वैसे तो ये आपने भी देखा होगा, दिस इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट व्हीकल्स। प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं
वो लोग पैसे से ज़्यादा अहमियत टाइम को देते हैं। अगर टाइम की जो बचत उनको होएगी वो पैसे से भी ज़्यादा की बचत है। दूसरा जो बढ़िया फैसला है जो पिछले सालों में नहीं हुआ या अब हो जाएगा कि 60 किलोमीटर से कम पे कोई वो नहीं होएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके ओनर्स के लिए एक अच्छा स्टेप है। और एवरेज भी 200 होते नहीं एक साल में। और मेरा अपना मैं 50,000 किलोमीटर का सफ़र करता हूँ एक महीने में। आप यकीन करें, नहीं सॉरी, एक साल में 50,000, हाँ 50,000 किलोमीटर में अगर मेरे को 50,000 का पेट्रोल खर्चना होता है ना, तो उसका 1/4 लगा लो, कितना 12,000, 10 से 12,000 टोल टैक्स भी देना होता है। अगर वो 3,000 में काम चल जाए तो अच्छा ही है। चलिए, ये तो बढ़िया। और सर, जिस तरीके से अब ये जो एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में अब ये जातीय जनगणना की अगर हम बात करें, जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी आई है घोषणा इसको लेकर, आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी इस पर कहाँ तक काम करती हुई नजर आएगी आपको? बीजेपी इससे बचेगी। बचने के दो कारण हैं। एक तो 2029 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन दो तरीके से नुकसानदायक बीजेपी समझती है। एक तो इस तरीके से समझती है कि जो डिलिमिटेशन होगी कॉन्स्टिट्यूंसीज की, उसमें जनगणना के आधार पे जो 5 दक्षिण के राज्य हैं वो तो बैठे हैं विद्रोह करने के लिए कि हम ऐसी जनगणना और उस जनगणना पे आधारित परिसीमन से बचने का एक प्रयास। और ये प्रयास इसलिए है कि जनगणना पे आधारित जो परिसीमन होगा उसमें 5 राज्यों में तो 37 के करीब सीटें बढ़ेंगी और अकेले यूपी में 40 बढ़ेंगी पार्लियामेंट की। तो ये विसंगति इस देश के अखंडता पे भी एक प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमने क्या गुनाह किया। अगर सही फैमिली प्लानिंग की तो हमारा कसूर क्या है, ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी जातीय जनगणना की बात है, ये तो हो गया ना परिसीमन के बारे में। जातीय जनगणना का जो है उसमें ये कभी भी इस चीज़ के पक्षधर नहीं थे। ये राहुल गांधी जी का लगातार इस बात को बोलना कि जातीय जनगणना कराएंगे, तुम नहीं कराओगे तो हम आएंगे तब करेंगे, और जनरल पब्लिक में एक दबाव बन गया जो भारतीय जनता पार्टी ने असेस किया और उन्होंने बड़े आराम से बोल दिया कि हम तो चाहते हैं, जबकि कभी उन्होंने चाहा नहीं, पूरे तौर पे विरोध करते थे। तो उन्होंने इस चीज़ से भी बचने के लिए कि कहीं सारा एडवांटेज ये विपक्ष ना ले जाए, ये फैसला है। और सही बात अगर आप पूछो तो ये वो भी चीज़ है कि जब संविधान बना तो रिजर्वेशन दी गई, चाहे ओबीसी की रिजर्वेशन थी, चाहे एसटी की थी, चाहे एससी की थी। अब जातीय जनगणना के आधार पे जब ये सारा चित्र उभर के आएगा तो उसमें आप ये देखेंगे कि कौन से ऐसी समाज के अंग हैं जो अभी भी अछूते हैं डेवलपमेंट से, विकास से। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और वो है किसी भी मुल्क को, गांधी जी जो बोलते थे वो सिर्फ ये नहीं था कि सेंटेंस था वो कि जी विकास जो है या संपन्नता वो गांव के माध्यम से आती है, ये नहीं है। वो समाज का हर अंग
अब अगला सवाल मैं ही आपसे, आप करो ना करो, लेकिन उसका जवाब मैं देता हूँ आपको। 91 में 1991 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह जी उनका जो सारी योजना का बहुत बड़ा स्तंभ थे वो, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ये ज़रूर है कि दुनिया की व्यापार में, दुनिया के उद्योग में हम कॉम्पिटिटिव हो जाएं, तो बहुत सी चीज़ों के जो डॉलर 12 रुपए का था वो एकदम 40 पे गया। लेकिन उसमें दूसरे शब्द ये हैं कि जब हम आर्थिक रूप से हम विकसित होंगे तो उसका जो फायदा है, लाभ है, वो इस देश के कमेरे वर्ग को और किसान को भी जाना चाहिए। लेकिन आज स्थिति ये है, 34 साल हो गए उसको, मैं आज भी ये बोलता हूँ कि कमेरे वर्ग को और किसान को कोई उसका हिस्सा नहीं मिला है। चाहे वो ये आंदोलन ये सिर्फ इसलिए नहीं था, एमएसपी की बात, ये आंदोलन इसलिए था कि बढ़ती हुई इकोनॉमी में हमारे को तो कुछ दो। और राहुल जी ने आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जो पिछला इलेक्शन हुआ था 19 का, उसमें ये कहा था कि हमारे को वोट दो, हम 72,000 रुपये देंगे, आपको याद होगा। आज वो स्थिति उभर के आ रही है। अमेरिका के कई जर्नल्स जो आए हैं इसी विषय पे उन्होंने बड़ा डिटेल में लिखा है कि जिस